हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमए इंटरमीडिएट। आपका पेपर 10 विद सेक्शन बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो सबको पसंद आता है। एंड जब से ये कोविड का सिचुएशन हुआ था, लॉकडाउन, तो लॉट ऑफ पीपल जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उन्होंने भी शेयर मार्केट में कर दिया एंड उसी को बढ़त दे दिया था अपना किसने, हर्षद मेहता के सीरीज ने। एंड दैट्स वाई जो भी इंजीनियरिंग के बंदे थे, काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हो गए एंड शेयर मार्केट में कैसे पैसे इन्वेस्ट करें, काफ़ी सारी बातें होने लगी। एंड दैट्स वाई ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। सर अभी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टॉक मार्केट का क्या रिलेवेंस, बिकॉज ऑल टुगेदर बोथ थिंग्स आर फिटेड इनटू वन ब्लॉक, दैट इज नथिंग बट ऑफ फाइनेंस। एंड दैट्स वाई मैं थोड़ा बहुत रिलेट करके आपको एग्जांपल दिया। चलो अभी हम क्या बातें करेंगे इसमें, उससे पहले अगर आप डायरेक्टली इस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑडिट का भी सब्जेक्ट, पेपर 12 बी एंड ये पेपर 10 का बी सेक्शन भी। अगर आपने ऑडिट का इंट्रोडक्शन सेशन देखा है तो आपको पता ही है मेरे बारे में, बट अगर आप इसी से स्टार्ट कर रहे हो तो गाइज दिस इज व्हाट मेरे बारे में। I am a qualified chartered accountant and also qualified all the levels of company secretary course. It is fortunate that I could clear both of these examinations at the age of 21, and that's I can call myself as one of the youngest chartered accountant in India. Guys, apart from this, मैंने काम किया है डेलॉयट के साथ। इफ यू नो, डेलॉयट इज वन ऑफ द बिग 4 अकाउंटिंग फर्म इन द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड के जो टॉप 4 सीए फर्म्स हैं, अकाउंटिंग फर्म्स हैं, उनमें नाम आता है डेलॉयट का अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू, दैट इज एट द फर्स्ट रैंक। ओके, एंड दैट brings me to say that I could bring up lot of good quality exposure in audit and assurance function along with Deloitte. अभी जब मैं ऑडिट बोलता हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं, फिर कॉस्टिंग का पार्ट हो जाता है कवर, उसके बाद में आपका ऑडिट का तो कोर कवर ही हो जाएगा, उसी के साथ अकाउंटिंग कवर हो जाता है, उसी के साथ बिजनेस पर्सपेक्टिव कवर हो जाता है, उसी के साथ टू सर्टेन एक्सटेंट फाइनेंस तो अच्छे से कवर हो जाता है। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग कि ये सब्जेक्ट से मुझे ज़्यादा लगाव हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अपार्ट फ्रॉम लॉट ऑफ अदर थिंग्स अलॉन्ग विथ ऑडिट। बिकॉज ऑडिट में तो काम ही किया है ना, 4 साल, 4.5 साल अराउंड काम किया है ऑडिट में, इंटर्नशिप एंड डेलॉयट के साथ का भी एक्सपीरियंस। तो ऑडिट तो है ही, बट इसी के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काफ़ी सारा एक्सपोजर भी मैं बिल्डअप करने लगा, और इसीलिए मैंने इक्विटी रिसर्च में भी काफ़ी टाइम के लिए काम कर लिया। एंड दैट ब्रिंग्स मी हियर विद द अपॉर्चुनिटी विद प्रणव चांडक सर, जिनके वजह से मैं आज आपको यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ा पा रहा हूँ। सो वेरी फर्स्ट थिंग गाइज, मेरा डेलॉयट के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपको एफएम में एक्सपोजर करूँ दूंगा, बट मेजरली ऑडिट में तो पूरा डेलॉयट का एक्सपीरियंस आपके काम आने वाला है। एफएम में मैं मेरा इक्विटी रिसर्च वाला डेफिनेटली आपको काफ़ी जगह पे रेफरेंसेस दूंगा एंड बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा बेस्ड ऑन माय वर्क एक्सपोजर। अलॉन्ग विद दिस, ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे उसके पहले, आई एम टीचिंग विद सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी MBA फाइनेंस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स विद फाइनेंस सब्जेक्ट्स ओनली। तो कोर फाइनेंस के 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूं। मैंने एक कोर्स तो ले चुका हूं, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स। इफ यू डोंट नो, बॉन्ड आपने सुना होगा, बॉन्ड्स पता है ना आपको, सिक्योरिटीज में होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड अगर सुना है तो बॉन्ड के रिगार्डिंग एक 30 आवर्स का कोर्स मैंने सिम्बोसिस के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया था एज अ विजिटिंग फैकल्टी। वो फिक्स्ड इनकम मार्केट बोलते हैं उसको। अपार्ट फ्रॉम बॉन्ड्स, लॉट ऑफ अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर आल्सो देयर, बट अभी मैं ले रहा हूँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, करंट मेरा कोर्स चल रहा है एट द सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी। सो दैट एक्सपोजर ऑल्सो विल गिव यू अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने सेशन में। इसके साथ मैं ऑडिट एंड फाइनेंस काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मैं प्राइवेट कोचिंग्स भी लेता था एंड अराउंड 4.5 ईयर्स से मैं कोचिंग कर रहा हूँ। कुछ प्राइवेट लिया मैंने काफ़ी टाइम तक, एंड अभी मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के तरह आ रहा हूँ। इसके साथ मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म से भी एसोसिएटेड हूँ एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एंड दैट्स व्हाट गाइज अबाउट मी। अभी आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। परफेक्ट, चलो। सो सबसे पहले मैं आपका स्टडी मॉड्यूल पे चला जाऊंगा एंड देखूंगा भाई पेपर 10 आपको दिखाऊंगा, सिलेबस 2016। ये तो बहुत कॉमन से चीज़ है जो आपको पता ही है अभी, है ना, सिलेबस 2016 की बातें कर रहे हैं। अभी इसमें आपके 2 सेक्शन है, एक है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड पेपर बी, सेक्शन बी जो है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो अपने लिए ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएगा। सबसे पहले ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेक्शन में आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, उसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जस्ट अ मिनट, हाँ,
इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब ये तो बेसिक चीजें देगा, इसमें मेजॉरिटी थ्योरेटिकल पार्ट आएगा आपका, बट ये कंसेप्चुअल पार्ट ही है, बट थ्योरेटिकल फॉर्म में है, जिसपे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, एक आधे दो क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत छोटे लेवल के, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह, बट वो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। इसके पहले इसमें मेजॉरिटी थ्योरी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं तो, बट कंसेप्चुअली हम पूरा बिल्डअप करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है, कहां पे रिलेवेंस आता है, क्यों आता है, किसके लिए रिलेवेंट है, लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो ये सेक्शन में हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग होता है जो काफी सारे लोग यूज करते हैं, मतलब हर एक ऑलमोस्ट डोमेन में। ये बिजनेस है, आप एंटरप्रेन्योर हो, यहाँ पे आपको यूज आएगा, इवन इफ आप सीए नहीं हो फिर भी आप यूज करोगे कुछ लेवल तक, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो। सेकंड थिंग, स्टॉक मार्केट में हो, बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है स्टॉक मार्केट वालों के लिए। फाइनेंस के कोई भी डोमेन में जाओ आपको रिलेवेंट आएगा, मतलब आएगा। ऑडिट कर रहे हो, रिलेवेंस आएगा इस सेशन का, इस सेक्शन का। इसके बाद में कुछ भी चीजें करो यार, आप एंटरप्रेन्योरशिप में बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, बड़े लेवल पे कर रहे हो, फाइनेंस के लेवल पे कर रहे हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर रहे हो, या अदर किसी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, या डिसीजन मेकर्स हो, तो वहां पर भी आपको ये ज्यादा चैप्टर बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। बट ये जो चैप्टर है दैट इज मेजरली फ्रॉम द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर के ऑल द डोमेन्स विल बी कवर्ड अ लॉट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रैक्टिकली एंड एकदम परफेक्ट वे में हम इसको पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल, मैं आपको ये थोड़ा बाद में क्रिस्पी बताऊंगा, एक बार सिर्फ हेडिंग से पढ़ लेते हैं, इसके अंदर जाएंगे थोड़ी देर में। ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये क्या होता है बताता हूं थोड़ी देर में। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, अभी मैं आ जाऊंगा एक कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। परफेक्ट, एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा कि क्या क्या कवरेज है क्या क्या नहीं है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो देख लो क्या होता है। एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ओके, ABC लिमिटेड, मैं बोलूं ये कंपनी जो बिजनेस करता है ना भाई, इसको पैसा चाहिए, एब्सोल्युटली यस। अभी मुझे कोई स्टार्ट करना है, लेट्स से ABC के जगह मैं बोल देता हूं SK लिमिटेड है। ओके, अभी मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करना है, अभी कंपनी स्टार्ट करना है भाई, मैं इजीली कितना पैसा लगाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं कितना पैसा लगा सकता हूं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख। अभी जब मुझे इतना बड़ा कंपनी करना है, बहुत बड़ा कंपनी करना है, तो आई नीड टू ब्रिंग अप द फंड्स, मुझे पैसा चाहिए किसी और से, तो मैं इन्वेस्टर्स देखूंगा भाई, कोई मेरे बिजनेस में पैसा लगाएगा क्या, तो इसको बोलते हैं भैया क्या, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। क्या बोला मैंने, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। अच्छे से वर्डिंग्स ध्यान में रखना। ओके, आपको याद हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो, अभी भी टेंशन लेने का बात नहीं है, टेक्निकली वर्डिंग्स है कुछ कुछ, बहुत रिलेवेंट है। ओके, प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या भैया, पैसा लाना है, क्या लाना है, कुछ लाना है अपने पास, क्या लाना है, फंड्स लाना है, पैसे लाना है। तो सबसे बिजनेस का बड़ा एक्टिविटी कौन सा हो गया, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। सबसे पहले तो पैसा चाहिए ना। अभी पैसा लाके क्या करेंगे, पैसा लाके क्या करेंगे, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। सो अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ मेरे इन्वेंटरी में इन्वेस्ट करूंगा, सही है, मैं मेरे इन्वेंटरी में इन्वेस्ट करूंगा, बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करूंगा, इंटेंजिबल एसेट्स बनाऊंगा, टेंजिबल एसेट्स बनाऊंगा, काफी सारी और चीजों में इन्वेस्ट करूंगा, कुछ कैश भी रहेगा मेरे पास, कुछ बैंक में बैलेंस रहेगा। सो ऐसा कंप्लीट इन्वेस्टमेंट होएगा किधर तो भी बेसिकली इन एप्लीकेशन करूंगा इस फंड्स का। तो सेकंड मेजर फंक्शन आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्या बोला मैंने, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मतलब पैसा लाना। तो देख लो जब कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो मैंने एरो इधर किया, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। जब मैं बोल रहा हूं भाई ये जो पैसा आया ये मुझे किधर तो भी लगाना है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, बिजनेस में इसको लगाना है, दैट इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। मतलब ये कंपनी से जा रहा है किधर तो भी जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस बेसिक थिंग। यस, कोई भी बिजनेस करोगे ऐसा ही होगा। अभी मैं बोल रहा हूं आगे, जब मैं बोलूं भाई मुझे पैसा लाना है तो कोई तो मुझे फोकट तो देने नहीं वाला है कोई मुझे फोकट तो देने नहीं वाला है, जिसको मैं बोलता हूं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को। ये जो फंड्स आएंगे जब मेरे बिजनेस में आएंगे तो इसको मैं एक नाम देता हूं, दैट इज व्हाट योर कैपिटल। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस, दिस इज वेरी बेसिक थिंग, है ना। तो ये तो मेरा हो गया कैपिटल बिजनेस का। अभी जब ये बिजनेस का कैपिटल है, जस्ट मिनट, ये बिजनेस का मेरा कैपिटल। अभी ये जो कैपिटल है ना मेरा, अभी ये कैपिटल मुझे कोई फुकट तो नहीं दे रहा, इसके लिए कुछ ना कुछ तो सामने वाला मेरे से एक्सपेक्ट करेगा कि भाई मैं उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो दूं।
तो अगर मैं बोलूँ इसके वेज क्या है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं इसको प्रोक्योर कर सकता हूँ भाई किसी से, बैंक से लोन लेके, तो बैंक लोन वन ऑफ द वे। इसके बाद में सर बेस्ट एग्जांपल ले लो ना, काफ़ी स्टॉक मार्केट की चीज़ें हो रही है आजकल, चलो ठीक है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है ना, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये तो सब आपको पता ही है। उसके बाद में बॉन्ड्स, ठीक है, लॉट ऑफ वेज टू प्रोक्योर द फंड्स। तो अभी जब भी मैं बोलूँ, लेट से मैं बोलूँ चलो इक्विटी शेयर्स का एग्जांपल ले लूँ, आपके लिए तो वो ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएगा, स्टॉक मार्केट है तो चलो अभी मैं इक्विटी शेयर का एग्जांपल लूँ। इसके बैठा है इधर सागर कासट है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है रिलायंस में। उसके पास ऑप्शन है रिलायंस में इन्वेस्ट करे, या उसके पास ऑप्शन है सेकेंड थिंग TCS में इन्वेस्ट करे। अभी जब वो रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो देखेगा भाई रिलायंस का कंपनी कैसे ग्रो कर रहा है, भाई कैसे ग्रो कर रहा है, उसका प्रॉफिट कैसे ग्रो कर रहा है, उसका रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रहा है, उसका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स। अभी जब मैं रिलायंस में सोचा तो रिलायंस के तो काफी सारे सेक्टर्स थे, सही है। जब मैं TCS देखा तो TCS तो कंपलसरी मेरा IT कंपनी का रिलेवेंट आ गया। सर ऐसा कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, भाई मैं कंपेयर तो कर ही नहीं रहा, मैं तो बोल रहा मुझे दोनों कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है एंड सेकंड मुझे TCS में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन देख रहा हूं, मैं कहां से कितना एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है। अभी जब मैं कंपैरिजन सिर्फ एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग कर रहा हूं तो आई शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि मुझे पैसा लगा के कौन कितना ज्यादा देगा। अगर मैं बोलूं कि IT कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है, अभी आपको पता चलेगा कि मैंने अलग अलग सेक्टर क्यों लिया। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि भाई अलग अलग सेक्टर क्यों लिया, कंपैरिजन में तो सेम सेक्टर होना चाहिए। देखो मुझे क्या बोलना है। TCS में बोल रहा हूं IT कंपनी है ना, ये तो अलग अलग सेक्टर में आ गया। रिलायंस इसका तो रिटेल भी है, इसका तो काफी सारी चीजें हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी है जियो के थ्रू, है ना, रिलायंस रिटेल काफी सारा चर्चा में है ना। तो इंडस्ट्रीज है, ऑयल, तो बहुत सारी चीजें हैं यार। तो अगर मैं बोलूं भाई मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करूं, मुझे इतना सारा इंडस्ट्रीज का स्कोप मिल रहा है। अभी मैं बोलूं यूजुअली रिलायंस का रिटेल, ठीक है, रिलायंस रिटेल बोलता हूं मैं, लेट से अभी रिलायंस रिटेल तो एक्चुअली अभी जस्ट अ मिनट, रिलायंस रिटेल ये तो लिस्टेड ही नहीं अभी तक, बट फिर भी मैं अगर बोलूं कि भाई अगर ऐसा कोई सीन है कि जब मुझे मेरे पास इतने ऑप्शंस है तो मैं देखूंगा कि ये इंडस्ट्री कितना ज्यादा ग्रो होने वाला है। अभी मैं सेकंड बात करूं कि IT कितना ज्यादा ग्रो होने वाला है, मैं बोलूं IT ग्रो होने वाला है मतलब TCS तो बढ़ेगा। TCS तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैल्यूएशन कंपनी हो गया। अभी का रिसेंटली न्यूज है ना, जैन एंड का, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो गया, एक्सेंचर को भी सरपास कर दिया। तो मुझे तो पता है भाई अभी IT में ग्रोथ इतना आने वाला है तगड़ा, तो TCS तो बम बम बोले कर देगा पूरा। तो TCS में तो ग्रोथ तगड़ा होगा, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ भाई मुझे भी तो कुछ रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए। तो IT में यहां से तो रिटर्न लेस से एक्सपेक्ट किया कुछ 20%। सर इतना ज्यादा 20% कौन एक्सपेक्ट करता है भाई, वही तो चीज है, रिस्क। अभी मैं देखूं FD, मेरे पास FD में भी इन्वेस्ट कर सकता था ना पैसे। FD कितना देगा मुझे, पब्लिक सेक्टर बैंक बोल दूं, PSU बोलूं, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 5.5-6% FD रिटर्न देगा। 6% अप्रोक्सीमेटली मान लू मैं, 6% के ऊपर मेरा कोई रिस्क है क्या यहाँ पे PSU में कर रहा हूँ? कुछ रिस्क नहीं यार, थोड़ा सा तो रिस्क है। मैं रिस्क फ्री तो बोल ही नहीं सकता, बिकॉज आजकल तो पब्लिक सेक्टर बैंक भी डूबने का शक्यता है ना। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा एकदम निग्लिजिबल रिस्क है, एंड जो भी रिस्क है वो भी मैं तो चाहता हूं ना, मुझे तो पता है कि भाई गवर्नमेंट तो बैकअप है ना मुझे, तो कुछ ना कुछ लेवल पे 6% अप्रोक्सीमेटली मेरा कुछ लेवल तक निग्लिजिबल रिस्क है। बट यहां पर रिलायंस रिटेल मुझे क्या रिटर्न देगा, कुछ नहीं देगा, कुछ पता नहीं भाई, कंपनी का कुछ भरोसा नहीं। अभी मैं बोलूं रिलायंस नाम से चल रहा है तो आपका तो भरोसा उड़ जाएगा। बट यही मैं अगर नाम लूं आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, आपका भरोसा डाउन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपको पता है ये चलाने वाला मुकेश अंबानी, ये चलाने वाले अनिल अंबानी। अगर ये चलाने वाले मुकेश अंबानी, तो मुकेश भाई का तो राज है, तो वहां पे तो रिस्क कम हो गया। बट यहाँ पे मैं बोलूँ सर अनिल अंबानी है, तो यहाँ पे तो मेरा बैंड है यार, क्या बोलूँ,
वो कंपनी अभी इतना फेस कर रहा है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, तो मेरा रिस्क बढ़ गया। सर जितना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा तुम उतना ज्यादा चाहोगे कि अगर मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो तुम मुझे ज्यादा पैसा रिटर्न में दो। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर आप आज मैं आपको बोलूं कि भाई मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तुम जो लेक्चर देख रहे हो तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं तुम जो लेक्चर देख रहे हो, तुम बोले कि सर मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ, आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो। मैं बोला अरे यार आपको तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, मैं कैसे डायरेक्टली इन्वेस्ट करूँ। सर अरे यार आप ऐसा बोलोगे कैसे चलेगा। नहीं यार बच्चा, सिंपल सी बात है, आप कंपनी स्टार्ट करोगे कितना ज़्यादा रिस्क है। अरे सर टेंशन मत लो ना, बाहर कितना एक्सपेक्ट करते हो आप, रिलायंस में एक्सपेक्ट करोगे, आप कितना एक्सपेक्ट करोगे। मैं बोला नहीं यार, मैं रिलायंस में बोलता हूँ तो मुझे 12-15% तो रिटर्न चाहिए। 15% है ठीक है, मैं आपको 30% दूंगी, मैं आपका 30% दूंगी जो भी होंगे आप जो भी 30% दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, बिकॉज आपको पता है यार मैं रिस्क ले रहा हूँ आपके कंपनी में इन्वेस्ट करके। अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो आप मुझे ज़्यादा रिटर्न दोगे। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड बढ़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिटर्न एक्सपेक्टेड, कि मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ। ये जो एक्सपेक्टेशन हुआ ना बेटा, ये एक्सपेक्टेशन रिटर्न को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोला मैंने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपका वन ऑफ द चैप्टर है, बहुत ही सही चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अभी ये कैपिटल बहुत ही नाम आ रहा है सर, इसके पहले वाला वर्किंग कैपिटल किधर गया, तो देख लो ना, बैलेंस शीट कंपनी का बैलेंस शीट अगर मैं टी फॉर्म में लूँ, जमाना चला गया टी का, बट मैं टी फॉर्म में अगर लॉजिकली आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूँ तो ये एसेट्स थे आपके, टी फॉर्म में जब करते थे तो यहाँ पे सब नॉन करंट एसेट्स आते थे। क्या है, नॉन करंट एसेट्स, कि जो 12 महीने के ऊपर है, ठीक है ना, रियलाइज होने वाले, बट यहाँ पे रहते थे करंट एसेट्स जो 12 महीने में नॉर्मल वर्किंग कैपिटल साइकिल में 12 महीने में रियलाइज हो सकते हैं, यूजुअल पीरियड 12 मंथ्स का। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो सेम लायबिलिटी साइड पे भी करंट लायबिलिटीज रहेंगे, सही है। जब मैं बोलता हूँ सर अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आने वाले 12 महीने में रियलाइज होने वाला अमाउंट है लेट से 1 CR का, मुझे इसका कोई रिलेवेंस नहीं ऊपर का भी, हाँ, नॉन करंट लायबिलिटीज इक्विटी का कुछ रिलेवेंस नहीं मुझे, शेयर कैपिटल वगैरह का, रिजर्व्स का, मैं अभी बोलता हूँ सिर्फ नीचे की बात है, ये मुझे रिलेवेंट है। मैं बोलूँ सर मेरे पास, बच्चा देख लो मेरा बैलेंस शीट है कंपनी का, मेरे पास आने वाले हैं 1 करोड़ रुपए 12 महीने में आ गए, ठीक है, मुझे देना है लोगों को 50 लाख रुपए अगले 12 महीने में, तो मेरे पास सरप्लस कितना बचेगा, 1 करोड़ मेरे पास आने वाले हैं, 50 लाख तो उसमें से चले जाएंगे सब दोनों, तो ये तो 12 महीने में रियलाइज होगा, ये भी 12 महीने में पे करना है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 1 करोड़ माइनस 50 लाख, मतलब मेरा तो बचा 50 लाख। ये 50 लाख जो है ना, दिस इज वॉट योर वर्किंग कैपिटल। क्या बोला मैंने, ये आपका है वर्किंग कैपिटल, नाम देख लो, कैपिटल है, वर्किंग है, वर्किंग मतलब चल रहा है भाई, आने जाने वाला पैसा, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, 12 महीने का करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, दिस इज व्हाट योर वर्किंग कैपिटल। अभी सर इसका रिलेवेंस क्या है, अरे देख लो ना, सिंपल सी बात है, ये 1 करोड़ बोलूं ये 12 महीने में आएगा, बट मैं बोलूं ये 1 करोड़ अगर 12 महीने में 9 महीने बाद आएगा, ठीक है, ये जो 50 लाख है, इसमें से मुझे कुछ पैसे पे करने 10 लाख रुपए पहले 9 महीने में, तो यहाँ तो मेरी बैंड बच गई, ये तो वर्किंग कैपिटल में भी तो बैंड बच गई ना। तो यहाँ पे तो आपको एनालिसिस तगड़ा करना पड़ेगा बिजनेस का, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता भाई कि 1 करोड़ में से भी मुझे 9 महीने बाद मिलेंगे, तो नहीं ना यार, मैं 10 लाख कहाँ से दूंगा, ये जो पहले 9 महीने में मुझे पे ऑफ करने हैं, तो नहीं चलेगा। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा आपको। क्या बोला मैंने, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा कि 1 करोड़ में से 10 लाख तो एटलीस्ट मिल जाए पहले 9 महीने में, तो मैं ये पे कर पाऊंगा। ये तुम्हारा एबिलिटी कितना है, क्या मैनेजमेंट है, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या बोला, इसको बोलेंगे सर वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, कि बिजनेस को रिस्क ना आए कि वो कैश में से बाहर हो जाए। क्या बोला मैंने, बिजनेस को कैशलेस नहीं बनाना है सर, वर्दी बनाना है, हर टाइम उसके पास कैश होना चाहिए, कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ खर्चा करना है, कैश होने दो, डे टू डे रिकरिंग एक्सपेंसेस मीटअप करने के लिए कैश होने दो। सो ये पूरा पैसा 12 महीने के लिए संभाल के रखना है, प्रॉपर मैनेज करना है, दैट इज व्हाट योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर। ये बहुत बढ़िया चैप्टर होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी काफी अच्छा चैप्टर रहेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको बताया। अभी मैं बोलूं सर सिंपल सी बात है, देख लो ना यार बच्चा, इक्विटी शेयर्स की बात की,
इक्विटी शेयर्स में तगड़ा रिस्क है, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भरोसा नहीं। शेयर्स तो लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए करूं तो मुझे पता नहीं लॉस में बेचूंगा प्रॉफिट में बेचूंगा, प्रॉफिट में बेचा तो कितना बेचूंगा प्रॉफिट, तो सब तो मार्केट ही डिसाइड कर रहा है ना। अगर इक्विटी शेयर में इतना रिस्क है तो मैं एक्सपेक्ट किया 20%। मैं अगर बोलूं सर प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स का डेफिनेशन अगर आप एक बार बोल दो खुद होके, मोबाइल पे देख रहे हो लैपटॉप पे देख रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्डेड है कुछ फर्क नहीं पड़ता, पॉज करना है सोचना है 1 मिनट के लिए कि प्रेफरेंस शेयर का क्या है सर डेफिनेशन। सर इतनी सी सिंपल सी बात यार, आप क्यों सोचने को लगा रहे हो। प्रेफरेंस शेयर्स आपने सोचा होगा कि सर जिसमें डिविडेंड हर साल मिलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड हर साल मिलेगा मतलब रिटर्न फिक्स है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप गलत है, अगर आपने ऐसा नहीं सोचा और मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सोचा है तो आप एकदम सही है। मैं क्या बोलने जा रहा हूं देख लो बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड में होता है प्रेफर्ड डिविडेंड, मतलब क्या कि जब भी कोई कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करने जाएगा ना डिविडेंड, तो उसके पहले उनको बोलेंगे रुको रुको रुको, मुझे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पे करने दो, जो बचेगा वो फिर मैं आपको पे करूंगा। क्या बोला मैंने, पहले जब मैं इक्विटी शेयर होल्डर को सोचूंगा देने का, उनके पहले मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे ऑफ कर दूंगा एंड देन उसके बाद मैं इक्विटी शेयर होल्डर पे जाऊंगा। मतलब सर हर साल पेमेंट होगा ही, नॉट नेसेसरी। क्यों भाई, हर साल थोड़ी ना मैं इक्विटी शेयर होल्डर को देने का वादा किया हूं, नहीं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को मैंने सोचा भाई 2 साल बाद दूंगा, मैं इस साल देने का नहीं मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो नॉट नेसेसरी आई शुड पे ऑफ टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज वेल, नॉट नेसेसरी। फिर इसमें टाइप आएंगे क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा कि अगर मुझे सर आज इस साल पे करना ही नहीं इक्विटी शेयर होल्डर को भी, तो मे नॉट बी पॉसिबल, मतलब मे बी पॉसिबल कि मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पे ना करूं, पॉसिबल है। बट क्या है सर, मीनिंग सिर्फ इतना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब भी पैसा दूंगा, इक्विटी शेयर होल्डर को जब भी पैसा देने का बात करूंगा डिविडेंड, उसके पहले मुझे प्रेफरेंस देना पड़ेगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उनके पैसे दिए बिना, उनको डिविडेंड दिए बिना, जो भी अग्रीड रेट पे है, अभी रेट ऑफ डिविडेंड इन पे फिक्स है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, हर साल देना ही पड़ेगा, नॉट मैंडेटरी। बट जो वायदा रहेगा वो क्या रहेगा कि इक्विटी को पे करने के पहले मैं तुझे पे करूंगा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोल रहे हैं। एंड तुझे जो पे करूंगा उसका रेट ऑफ डिविडेंड भी फिक्स है भाई, कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स है तो 9% पे मैं तुझे पहले पे करूंगा, जो पैसा बचेगा उसमें से मैं इक्विटी को डिक्लेयर करूंगा, फिर कितना डिक्लेयर करूंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड है, सही है। तो प्रेफरेंस तो मिल गया एंड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिला, इतना ज्यादा बेनिफिट है। अभी मैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस को कंपेयर करूं तो कम रिस्क किस में लगता है, कम रिस्क तो प्रेफरेंस में है, सही है ना। यही सोचा है आपने, यही सोचना चाहिए। अगर यही नहीं सोचा तो 5 मिनट को रिवाइंड करो, देख लो जो जो भी बातें की सब यही सोच पे आए गए। अगर मैं बोलूं सर प्रेफरेंस शेयर्स में कम रिस्क है तो वो बोलेगा इक्विटी शेयर होल्डर अगर 20% मांग रहा है तो वो 20 से ज्यादा तो मांग ही नहीं सकता प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसको लग जाएगी भाई मैं 20 से ज्यादा कैसे मांग लूं, उससे कम रिस्क तो मैं ले रहा हूं, मैं 20 से ज्यादा कैसे मांग लूं, तो मैं 20 से कम मांगना चाहिए। तो वो एक्सपेक्ट क्या करेगा, भाई तुम एटलीस्ट मुझे 18% दो ना, ठीक है 18% दो, 16% दो। मैं बोला चलो ठीक है भाई 16%। अभी मैं चला गया बैंक के पास, बैंक को बोला देखो यार मेरे इक्विटी शेयर होल्डर 20% ले रहे, एक्सपेक्ट कर रहे, ले रहे, वो बात ही नहीं कर रहा मैं, एक्चुअली मुझे कितना पे कर रहा हूं मैं उनको, वो कुछ बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा वो कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से। तो इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% से, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बात किया वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार 18%, ठीक है। अभी बैंक में चला गया, बैंक को बोला सर मुझे लोन चाहिए, बैंक ने बोला इंटरेस्ट, मैं बोला देखो यार आपका इंटरेस्ट कितना है, वो बोले सर हमारा इंटरेस्ट है 12%। बोला अरे 12%, मैं तो इक्विटी शेयर होल्डर से 20% पे लेता हूँ पैसा, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन देखो तो 16% मांगता है वो, आप 12%, ओहो हो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बट थोड़ा दिमाग में बुद्धि आया, सोचा अरे भाई इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न करने का टेंशन को नहीं, डिविडेंड का टेंशन को नहीं, पैसा तो आ जाएगा, कैसे रिटर्न देंगे वो अपने हिसाब से। हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर वहां पर भी टेंशन को नहीं, बट अगर प्रॉफिट हो रहा है एंड क्यूमुलेटिव वगैरह कुछ नेचर का है एंड इक्विटी को देना चाहता हूं तो इनको भी तो पहले देना पड़ेगा, वो भी फिक्स रेट पे, चलो ठीक है। बट बैंक में तो यार टेंशन है ना, हर महीना ईएमआई भरना है, हर इंस्टॉलमेंट पे करना है एंड 100% विदाउट प्रॉफिट हो ना हो, भाई मेरे पास प्रॉफिट नहीं है फिर भी इंटरेस्ट भरो, यहां पर तो रिस्क है यार।
किसका रिस्क बोल रहा हूँ? मेरा बिजनेसमैन का। उनका तो रिस्क कुछ नहीं है, उनको तो बिजनेस का प्रॉफिट हो लॉस हो फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलने ही वाला है, इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा ही, कैपिटल भी रिपेमेंट मिलेगा ही, बोरोइंग का लोन का अमाउंट तो मिलेगा ही ना रिटर्न। बिकॉज उनके पास रिस्क क्यों नहीं? बिकॉज वो तो सिक्योरिटी भी लेके रखेगा भाई, ऐसे फुकट थोड़ी ना पैसे देगा, सिक्योरिटी लेगा, तुम्हारा बिल्डिंग का चार्ज लगाएगा, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज लगाएगा आपके इन्वेंट्री पे, तो कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी रहेगा। विदाउट उसके तो लोन नहीं देगा। अगर उसके पास सिक्योरिटी है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट सब सही है, तो रिस्क कितना कम हो गया बे, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रिस्क हो गया। अगर इतना कम रिस्क पे चल रहा है, ऑलमोस्ट इतना कम रिस्क पे चल रहा है, तो फिर तो उसने ज़्यादा पैसा मांगना ही नहीं चाहिए। एंड दैट्स वाई उसने 12% मांगा। क्या बोला? 12% मांगा। सेम चीज़ें अगर मैं बात करूँ डिबेंचर, लेट से इन्होंने कुछ 11% मांगा, बॉन्ड ने कुछ 11% मांगा। अगर मैं बात करूँ सर ये जो सब चीज़ें हैं इसका क्या रिलेवेंस? अभी पहले लेक्चर में इतनी सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन बोलते और ये सब बातें समझा रहे हो भाई, मुझे बस चैप्टर का ओवरव्यू देना है आपको, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझ लो ना। अगर मैं बोल रहा हूँ ये 11%, 11, 12, 20, 16, मुझे पैसा चाहिए 10 लाख, तो 10 लाख किधर से लूँ? पूरा इक्विटी से लूँ, पूरा प्रेफरेंस से लूँ, पूरा बैंक से लूँ, पूरा डिवेंचर बॉन्ड किधर से लूँ, या सबका थोड़ा 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 करा के लूँ? अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे किस फॉर्म में पैसा रेज करना है, प्रोक्योर करना है कैपिटल को, उसका डिसीजन इज व्हाट? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोला? कैपिटल स्ट्रक्चर। कि मेरे पास जो 10 लाख रुपए का कैपिटल होगा ना, उसमें इक्विटी कितना, डेट कितना, इन सबको डेट बोलेंगे, बैंक लोन, डेट, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये सब क्या हुआ? डेट। और ये जो हुआ इक्विटी। ठीक है, अगर मैं बोलूं सर इक्विटी कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितना लेना है, बैंक लोन कितना लेना है, 10 लाख में से ही, ये डिसीजन लेना, ये स्ट्रक्चर करना कैपिटल का, दैट इज व्हाट योर कैपिटल स्ट्रक्चर, वो जो हम पढ़ेंगे इसमें। सही है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज सेकेंड पार्ट। इसके बाद में सर ये जो डिविडेंड देना है ना, डिविडेंड वाली चीजें आती है, तो डिविडेंड डिसीजंस ये मैनेजमेंट की साइड से टू टेक द डिविडेंड डिसीजंस, भाई कैसे कब कितना डिविडेंड पे करना चाहिए, कैसे किस सिचुएशंस में करेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स, ये डिविडेंड डिसीजंस का चैप्टर आता है। तो इसमें से डिसाइड होगा कि आपका शेयर्स का प्राइस कितना होगा। क्या बोला मैंने? अभी तो डिविडेंड बोला तो सिर्फ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, तो अगर मैं बोलूँ तो भाई तुम्हारा शेयर्स का प्राइस कितना होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस टू सम एक्सटेंट दिस पर्टिकुलर थेरीज। तो डिविडेंड डिसीजंस मैनेजमेंट जो लेता है दैट इम्पैक्ट्स द शेयर प्राइजेस ऑफ द कंपनी, राइट? सही है, सिंपल सी बात है, अगर नहीं समझा तो समझ लो। मैं बोलूँ भाई आरकॉम रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करूंगा 20%। अगर आरकॉम मुझे 5% देगा तो मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा क्या आरकॉम में? बिल्कुल भी नहीं यार, पागल हूँ क्या? 5% पे क्यों इन्वेस्ट करूँ आरकॉम में? 20% चाहिए मुझे। तो आरकॉम सर 15 दे रहा है तो भी नहीं करूंगा, बिकॉज रिलायंस मुझे 15 देता है विथ कम रिस्क पे। रिलायंस अगर मुझे 15 दे रहा है इससे कम रिस्क लेके, तो मैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज करूंगा ना, आरकॉम नहीं करूंगा। फिर अगर ऐसा चीज है तो सर इनका शेयर प्राइस कम हो जाएगा ना। क्यों बेटा? बिकॉज मैं जितना नहीं चाहूंगा उनके कंपनी में डिमांड कम हो रहा है, डिमांड कम होगा, इकोनॉमिक्स में चले जाना, डिमांड कम होगा, प्राइजेस कम होना शुरू हो जाएगा, प्राइजेस कम होना शुरू हो जाएगा। किसका? आरकॉम का। सही है, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, बट डिमांड घटेगा सर प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा। सही है क्या? एंड दैट्स व्हाट हैपेंस हियर। शेयर मार्केट लॉ ऑफ डिमांड, नथिंग एल्स। डिमांड सप्लाई फंक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। ये बात कर रहा हूँ सिर्फ प्योर शेयर मार्केट की। प्योर बोला मैंने, इम्परफेक्ट नहीं। इंडिया में जो होता है वो इम्परफेक्ट है, प्योर नहीं है। ठीक है, इंडिया में सेंटिमेंट्स बहुत काम करते हैं। चलो, तो ये हुआ सर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसीलिए डिविडेंड डिसीजन कब लेना है, कितना कब पे करना है, कब कैसे करना है, ये सब डिसीजंस लेना, बिकॉज उनको शेयर प्राइस भी मेंटेन करा के रखना है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि 1 रुपए का शेयर प्राइस हो जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी मार्केट में? तो नहीं ना, कुछ तो प्रॉपर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। वो सब डिसीजंस मेकिंग आता है इधर डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर में। इसके बाद में लेवरेज। लेवरेज मतलब सिंपल से अभी बात समझ लो, रिस्क एनालिसिस।
कि मेरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना, उसमें मेरा ऑपरेशनल रिस्क कितना है, फाइनेंशियल रिस्क कितना है, उसका एनालिसिस करना, दैट इज व्हाट यूर लिवरेज एनालिसिस। इससे ज़्यादा डिटेल में हम डेफिनेटली चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। ओके, बहुत सही चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली बहुत रिलेवेंट है। अभी जब बोलता हूँ कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दो अलग अलग चीज़ें अच्छे से समझ लेना, ठीक है। कैपिटल बजटिंग, जब मैं बोला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, तो मुझे पैसा चाहिए, मुझे क्या पैसा चाहिए, तो जो पैसा चाहिए उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें आएगी, दैट इज व्हाट माय कैपिटल बजटिंग। कैपिटल को बजट करना, सही है। जब मैं बोलूंगा भाई मुझे पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो मैं किधर पैसा लगाऊं, तो आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स है भाई, तेरे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 केबीसी चल रहा है, 4 ऑप्शन है। एक में इन्वेस्ट किया तो 50 लाख मिलेगा, दूसरे में किया तो 60 लाख मिलेगा, तीसरे में किया तो 30 लाख मिलेगा, चौथे में किया तो 40 लाख का प्रॉफिट होगा। कौन से में इन्वेस्ट करेगा भाई? एब्सोल्युटली क्लियर, सेकंड प्रोजेक्ट में जहां पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो यही आइडेंटिफाई करना है आपके पास। 4 अपॉर्चुनिटीज है, हर एक अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करो एंड देखो भाई कौन से अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा पैसा मिलेगा। जिस अपॉर्चुनिटी ऑप्शन में ज्यादा पैसा मिलेगा उसको सिलेक्ट करो। दिस इज व्हाट योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जितना बोला उतना इजी नहीं है, पढ़ेंगे अच्छे से, क्वालिटी टेंशन मत लो। ओके, तो ये हुआ आपका क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इससे आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको सब चीज़ें एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। ओके, चलो, तो जैसे मैंने बात की इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चलो मैं नीचे जाता हूँ, इसमें और डिटेल में दिया है तो थोड़ा नीचे जाएंगे। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट थ्योरी चैप्टर, ठीक है। एक आधे 2 प्रैक्टिकल रिलेवेंस थोड़ा बहुत ही कम आएगा, 5% का, 95% थ्योरी, बट कंसेप्चुअल, क्या बोला, कंसेप्चुअल थ्योरी है तो पढ़ेंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद में जब मैं बोला फाइनेंशियल एनालिसिस प्लानिंग, तो मैंने बात कर दी थी रेशियोज वगैरह, तो ये रेशियो एनालिसिस काफी बढ़िया से पढ़ेंगे। इसके बाद कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट सुना होगा आपने, तो वो उसका एनालिसिस का बातें करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। जब वर्किंग कैपिटल की बात की मैंने आपसे, वर्किंग कैपिटल हर रोज के जिंदगी का रिकरिंग कैपिटल, तो उसका बात करेंगे। अभी वर्किंग कैपिटल बोलूंगा तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आएगा दिमाग में, तो जब मैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी बोलूँ तो सबसे पहले हम नॉर्मल बातें करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पढ़ लेंगे। देन करंट एसेट में मेजर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा करना है, रिसीवेबल्स मतलब जो डेटर्स है उसका मैनेज कैसा करना है, क्रेडिट पॉलिसी का डिटर्मिनेशन, बिकॉज ये डिटरमाइन करेगा मेरा क्या, अकाउंट्स पेबल, ट्रेड पेबल्स के इम्फेक्ट करेगा। अभी ये जो क्रेडिट पॉलिसी है इसको इवैल्यूएट करना, एंड देन कैश मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कैश मैनेजमेंट कैसे करना है भाई, ठीक है, सही है। ये चीजें हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल में। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तगड़ा पढ़ेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे करना है, क्या करना है, इक्विटी का कैसे करना, सब चीज़ों का हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देन कैपिटल स्ट्रक्चर, सर इक्विटी कितना चाहिए, डेट कितना रखना है, डेट में किस में कितना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, डिबेंचर से कितना, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल, बिजनेस कैपिटल हमने फाइनेंशियल कैपिटल डिसाइड करना है। देन डिविडेंड पॉलिसी की बात की, वो पढ़ेंगे। लिवरेज एनालिसिस, लिवरेज मैंने बोला फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क का एनालिसिस करेंगे अच्छे से डिटेल में, बहुत बढ़िया से लेवल से। ईबीआईटी, ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट, ये एक अलग से कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। ईबीआईटी मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर, नाम तो सुना ही होगा, शायद ईपीएस का नाम सुना होगा। ईबीआईटी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये इंडिफरेंस पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे काफी सारी चीजें मैच हो जाती है आपकी, तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो उसका। कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, दोनों चीजें बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे कि सर कैपिटल बजटिंग जो भी पैसा रेज करना है, प्रोक्यूर करना है, उसके लिए क्या, तो उसके रिगार्डिंग मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, एंड इन कैपिटल को मैं इन्वेस्ट कैसे करूंगा, वो कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर में। जब मैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स बोलता हूं तो आपके चैप्टर से रिलेवेंट हो जाते हैं आपका क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर, ठीक है। जब मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोलूं तो वो आएगा आपका कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले चैप्टर्स, ठीक है। तो दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आपके एफएम में, टेंशन मत लो, यही आपका अच्छा खासा समय ले लेगा। काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स विल डिस्कस, लॉट ऑफ बेस्ड थिंग्स, क्वालिटी थिंग्स, लॉजिक्स ऑफ फॉर्मूलाज, सब एकदम परफेक्टली हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, इस पर्टिकुलर मॉडल से ही पढ़ेंगे, सो टेंशन मत लो। एंड जहां पर भी फॉर्मूला है, समरी है, वो मैं शेयर करूंगा अलग से नोट्स के थ्रू, ओके। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कवर करेंगे नोट्स के थ्रू, आरटीपीज, एमटीपीज, एवरी डैम थिंग जो भी पॉसिबल है आपका इंस्टीट्यूट का, along with that lot of other things I will give you
अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोई टेंशन मत लो, एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये सब्जेक्ट क्लियर होगा आपका एंड एकदम बढ़िया, एकदम क्वालिटी लेवल पे कवर होगा कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप डिसीजन मेकिंग कुछ हद तक तो डेफिनेटली कर पाओगे। दैट इज व्हाट आई एम श्योर। सर कुछ हद तक ही क्यों, हमें तो सब करना है भाई। सब करने के लिए सिर्फ ये सिलेबस काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी और चीज़ें काम आएगी। सो डेफिनेटली बताऊंगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे सब चीज़ें रियलाइज होगी आपको खुद को भी। टेंशन मत लो गाइस, बड़े बेस है, पिरामिड का बेस जितना स्ट्रांग होगा उतनी आगे जिंदगी स्ट्रांग होगी। चलो अच्छे से पढ़ना एंड गाइस मिलेंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। हम स्टार्ट करेंगे एकदम बढ़िया से पूरे सिलेबस को डिस्कस करने में एकदम तगड़ा। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड पढ़ाई करते रहना। टेक केयर, बाय बाय।